में हम लोग डायरेक्टिविटी एक तरह से देखे थे कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, नेप कहाँ जाएगा, पायरोल में कहाँ जाएगा, पिरिडीन में कहाँ जाएगा। बेंजीन और पायरोल का रिंग अगर फ्यूज इंडोल में कहाँ जाएगा, क्विनोलिन में कहाँ जाएगा, ये सारा चीज डिसाइड किया जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स को देखते हुए। आगे लिखिए, हेडिंग डालिए डायरेक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डायरेक्टिविटी इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डायरेक्टिविटी इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डायरेक्टिविटी इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन के रिंग पे अगर एक ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी जी ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखो, डायरेक्टिविटी पे जाने के पहले कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। हमें पता है कि रेट ऑफ AES इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिंग, रिंग का न्यूक्लियोफिलिसिटी से हम लोग क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इसलिए पहला टाइप का सवाल ये फ्रेम होता है कि जैसे मान लो तुमसे बोल दिया गया अरेंज द फॉलोइंग in the order of rate towards AES के रेट में, AES अगर होगा तो उनका रेट के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जैसे मान लो हम पहला दे दिए बेंजीन, फिर दूसरा दे दिए, मान लो बेंजीन पे लगा दिए हम CH3, तीसरा लगा दिए सपोज बेंजीन पे CH3, चौथा हम दे दिए मान लो यहां पर से NO2, पांचवा दे दिए मान लो CHO, फिर दे दिए OH, नेक्स्ट दे दिए NH2। ये सारे के सारे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है और इनका अगर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाए तो रेट का क्या ऑर्डर होगा। मान लो सबके सामने सेम इलेक्ट्रोफाइल आया, सबके सामने सेम इलेक्ट्रोफाइल E+ आया, तो सबसे पहले RDS सबसे फास्ट किसका होगा या रेट ऑफ AES सबसे फास्ट किसका होगा। सिंपल GOC का क्वेश्चन है। जिस रिंग में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बेंजीन पे तो कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे CH3 क्या शो कर रहा है, प्लस H इफेक्ट, CH2 CH3 प्लस H इफेक्ट, NO2 -M, CHO -M, OH +M, NH2 +M। जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट लगेगा रिंग पे, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और AES का रेट उतना ज्यादा होगा। हमें पता है कि +M इज ग्रेटर देन +H इज ग्रेटर देन +I, तो सबसे ज्यादा रेट कौन शो करेगा, +M वाला। अब वो दोनों +M में +M किसका ज्यादा होता है, NH2 का +M ज्यादा होता है। मान लो हम नंबर कर दिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे ज्यादा 7 का रेट होगा, 7 के बाद 6 का रेट होगा। उसके बाद ये तो -M वाले, -M तो इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। तो प्लस वाला में आया 2 और 3, लेकिन 3 में +H हो रहा है 2 αH के साथ, लेकिन यहाँ +H हो रहा है 3 αH के साथ। यहाँ +H ज्यादा है, यहाँ +H कम है, 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन। बेंजीन में कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन बाकी 4 और 5 में माइनस इफेक्ट के कारण इसका रेट बेंजीन से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयरफॉर 1 ग्रेटर देन। अब इन दोनों में जहां -M कम होगा वहां रेट ज्यादा, 5 ग्रेटर देन। that group which increases the rate of AES than benzene, the group will be called as activator.
दैट ग्रुप विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ एईएस देन बेंजीन, जो ग्रुप बेंजीन से ज्यादा रेट करा दे एईएस में, वो ग्रुप को हम लोग एक्टिवेटर कहते हैं. एंड विच डिक्रीजेस द रेट ऑफ AES, it is called deactivators. It is called deactivator. या ऐसे सोचेंगे, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया वो एक्टिवेटर, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दिया उसको हम लोग बोलेंगे डीएक्टिवेटर. क्लियर? यहां पर हम लोग तुरंत बोल सकते हैं CH3 एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर है. CH3 एक्टिवेटर, इथाइल एक्टिवेटर, NO2 डीएक्टिवेटर, CHO भी डीएक्टिवेटर, OH एक्टिवेटर, NH2 एक्टिवेटर. सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कौन है? NH2. और सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर यहां कौन है? NO2. समझ में आ रहा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा उसको सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर बोलेंगे. जिसका रेट मैक्सिमम हो जाएगा उसको स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर बोलेंगे. जिसका रेट मिनिमम कर दिया उसको स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर बोला जाएगा. ये सब बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हम लोगों ने ग्रुप्स को क्या किया है? क्लासिफाई कर दिया है. स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, पुअर. समझ में आ रहा है? ऐसे एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर के लिस्ट हम लोग, और ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. पहला कैटेगरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर. वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर. वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में 4 आता है. O-, किसी भी अनायन का प्लस एम न्यूट्रल से ज्यादा होता है, इसीलिए O- का प्लस एम NH2 से भी ज्यादा होता है. उसके बाद NH2, इसी में NHR और NR2, नाइट्रोजन का लोन पेयर और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. इन चारों को हम लोग बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर. दे एक्टिवेट द रिंग टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट. रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. अरे एक इलेक्ट्रोफाइल क्या लगेगा रिंग में? 3 इलेक्ट्रोफाइल लग सकते हैं रिंग में. दोनों ऑर्थो हो सकता है पैरा. बात समझ में आ रहा है? वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर. दूसरे को कहते हैं सिंपली स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर. स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर इसमें मत OH को बोलते और OR को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर. तीसरे को हम लोग कहते हैं मॉडरेट एक्टिवेटर. मॉडरेट एक्टिवेटर्स मतलब एक्टिवेटिंग टेंडेंसी डिक्रीज कर रहा है धीरे धीरे. स्ट्रॉन्ग, उसके बाद मॉडरेट. मॉडरेट में आएगा NHCOMe और OCOMe, जिसका लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस कर रहा है और बेंजीन के साथ भी कर रहा है. तो ये भी प्लस एम वाला ही, ये भी प्लस एम वाला, लेकिन इधर रेजोनेंस होने के कारण बेंजीन का रेजोनेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है. मॉडरेट एक्टिवेटर. चौथे में हम लोग कहते हैं ओनली एक्टिवेटर. एक्टिवेटर में आ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला CH3 CH2D2, हाइपर कॉन्जुगेशन वाला. दे आर कॉल्ड मॉडरेट एक्टिवेटर्स. सिंपली एक्टिवेटर. ये एक्टिवेटिंग टेंडेंसी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया है. CH2D2 या ऐसे आ जाए CH2Me, CH2, CMe3 तो सिर्फ प्लस आई करेगा, तो प्लस आई और प्लस H वाले आ जाते हैं एक्टिवेटर में. पांचवा, हाँ, CH2D है. पांचवा वीकली एक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आ जाता है हैलोजन, FCl, Br, I, वीकली डीएक्टिवेटिंग. NO ग्रुप, SO2H ग्रुप, CH double bonded CH bonded to NO2, CH2Cl. They are weakly deactivating.
हैलोजन क्यों आया वीकली डीएक्टिवेटिंग में? हैलोजन का प्लस एम और माइनस आई दोनों होता है, लेकिन माइनस आई हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। हैलोजन का माइनस आई हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ध्यान रखना कि ये जो चारों ग्रुप मैंने जो ऐसा लिखा है, चारों पांच ग्रुप ऐसा लिखा है, ये प्लस एम और माइनस आई दोनों शो कर सकते हैं। प्लस एम और माइनस आई, प्लस एम माइनस आई या प्लस एम माइनस एम दोनों शो कर सकते हैं। जैसे हैलोजन प्लस एम और माइनस आई वाला है, मैंने इलेक्ट्रॉन भेजने का भी टेंडेंसी है, खींचने का भी टेंडेंसी है, तो इनका खींचने का पावर क्या होता है? ज्यादा। हैलोजन, अब जैसे NO ग्रुप है, NO2 नहीं है, NO2 तो वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होगा। NO2 में नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर चला गया अंदर, प्लस एम, N डबल बॉन्ड O का पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, माइनस एम। सिमिलरली SO2H का भी अगर पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, माइनस एम, लोन पेयर पार्टिसिपेट किया तो प्लस एम। ये ऐसे ग्रुप हैं जिनका इलेक्ट्रॉन देने का भी टेंडेंसी है, खींचने का भी टेंडेंसी है, लेकिन खींचने का टेंडेंसी डोमिनेटिंग होता है, इसलिए दे आर वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। वीकली डीएक्टिवेटिंग के बाद छठा जो है वो है डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग में माइनस आई जैसे NC हो गया या CCl3 हो गया, CX3 हो गया, माइनस H वाले ग्रुप और माइनस I वाला स्ट्रॉन्ग माइनस I और माइनस H वाले ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। सातवां स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में दो ही आता है, नाइट्रो एंड साइनो। कभी कभी नाइट्रो ग्रुप बेंजीन को इतना डीएक्टिवेट करता है कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। नाइट्रो बेंजीन का रिएक्शन बहुत डिफिकल्ट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने का टेंडेंसी बहुत कम। तो इस 1 से 7 को आप देखना कि डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटर का स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जहां से हम डीएक्टिवेटिंग शुरू किए वहां से डीएक्टिवेटिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर रहा है। वीकली देन एक्टिवेटिंग देन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखना, अगर सवाल आ गया कि रेट ऑफ AES के ऑर्डर में अरेंज करना है, बेंजीन का ज्यादा कि क्लोरोबेंजीन का ज्यादा, बेंजीन का ज्यादा कि क्लोरोबेंजीन का ज्यादा, बेंजीन का ज्यादा होगा रेट से एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन, क्योंकि हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हैलोबेंजीन का रेट बेंजीन से कम होता है। हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, याद रखिएगा, हैलोजेंस आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सिमिलरली इफ इट इज अ बेंजीन और बेंजीन पे अगर हम जोड़ दिए CH डबल बॉन्डेड CH C डबल OH, इस एसिड को बोला था सिनामिक एसिड। बेंजीन और सिनामिक एसिड, क्योंकि C डबल OH क्या शो कर रहा है? माइनस I माइनस M, पूरा कॉन्जुगेशन। तो दे आर डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर का मतलब जिसका रेट बेंजीन से कम हो, जिसका रेट बेंजीन से कम हो वो कहलाएगा डीएक्टिवेटर। क्लियर? तो इससे पहले जो हम सवाल दिए थे उसमें हम हैलोजन इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, उसमें हैलोजन भी आ सकता है। तो हैलोजन का क्या लेंगे? माइनस आई लेंगे, और वो नाइट्रो और CHO का क्या ले लेते हैं? माइनस एम। तो हैलोबेंजीन का ग्रेटर रहता, फिर CHO, और फिर लास्ट में आता कौन? नाइट्रोबेंजीन। समझ में आ रहा है ना सबको? जल्दी जल्दी कॉपी करो।
डायरेक्टिविटी इन अ मोनो, थोड़ा शांत रहो, डायरेक्टिविटी इन अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बेंजीन पे अगर एक ग्रुप जी लगा हुआ है और अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इसी को कहते हैं डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो कहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, जी के हिसाब से ऑर्थो पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा कि पैरा पे जाएगा। ये हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डिसाइड नहीं करेंगे, नोट कीजिए, जो बेसिक रूल होता है ये कह देना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है तो वहां जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, या मेटा पे कम है वहां जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये गलत रीजनिंग होता है। द रीजनिंग एग्जैक्ट इज डिफरेंट, नोट कीजिए। द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी डायरेक्टेड टू दैट पोजीशन, द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल बी डायरेक्टेड टू दैट पोजीशन, the incoming electrophile will be directed to that position in which at least one of the three valent complex, in which at least one of the three valent complex, in which at least one of the three valent complex gets stabilized by, at least one of the three valent complex gets stabilized by previously bonded group, stabilized by the previously bonded group. The incoming electrophile will be directed to that position in which at least one of the three valent complex gets stabilized by the previously bonded group. पहले से जुड़ा ग्रुप जो G है उसके वजह से 3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स या 3 वैलेंट कॉम्प्लेक्स में से कम एक को स्टेबिलिटी ये ग्रुप G प्रोवाइड करता हो, उस पोजीशन पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाता है। अब हम जैसे एग्जांपल ले रहे, मान लो बेंजीन पे लगा हुआ है OH लोन पेयर के साथ, और इसके सामने आया इलेक्ट्रोफाइल का तीनों पोजीशन पे जाने की संभावना है। हम एक एक करके एनालिसिस कर रहे। मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे आएगा तो कैसे आएगा, ये पाई बॉन्ड ऑब्वियसली इधर शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, तभी तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आएगा। जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे आया, मान लो हम ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ दिए, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा और OH यहां पर मौजूद है। ओके, इसके बाद हम दूसरा बना देंगे वैलेंट कॉम्प्लेक्स, तीसरा भी बन जाएगा वैलेंट कॉम्प्लेक्स, ये अलग बात है। इन तीनों वैलेंट कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप से स्टेबल होना चाहिए, और हमको पहला ही वैलेंट कॉम्प्लेक्स ऐसा मिला है जिसमें इस OH का लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग इस वैलेंट कॉम्प्लेक्स को हाईली स्टेबल कर देगा। समझ में आ रहा है? Therefore, अगर रिंग पे OH लगा हो तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा ही जुड़ेगा। पहला कंक्लूजन, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ना ही है। दूसरा एग्जांपल इसी का ले रहे, मान लो OH लगा हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल आया, मान लो हम चाह रहे हैं कि ये मेटा पे जाता तो क्या होता। देखते हैं मेटा पे कैसे जाएगा। मेटा पे तब जाएगा जब ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर रहे मेटा कार्बन की तरफ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए और इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ ले, तो ये कुछ इस तरीके से OH यहां पे मान लो इलेक्ट्रोफाइल लग गया, पॉजिटिव चार्ज आया इस पे, हम लोग इसके 3 कैनोनिकल फॉर्म और 2 और कैनोनिकल फॉर्म वैलेंट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तुम खुद सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके किस कार्बन पे जाएगा, इस कार्बन पे, पाई सिग्मा पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड को इधर लाओगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। उसके बाद पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां से कहां आ जाएगा, इस पोजीशन पे। क्या वो उस कार्बन पे आया जहां पे लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग मिल सके? नहीं। इस केस में हम लोग कहेंगे कि जो प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? 3 कैनोनिकल फॉर्म, 3 वैलेंट कॉम्प्लेक्स, रेजोनेंस करा ले, पॉजिटिव चार्ज यहां आ चुका।
यहाँ OH लगा है, यहाँ E लगा है, और एक बार पाई सिग्मा पॉजिटिव एक और वैलेंट कॉम्प्लेक्स अगर हम इसका बना दें, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका, OH यहाँ लगा है, E यहाँ लगा। कहीं भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया जिसमें पॉजिटिव चार्ज को बैक बॉन्डिंग मिल जाए जैसा कि ऑर्थो पोजीशन पे मिल रहा था। तो ऑब्वियसली ये अटैक और ये अटैक में कौन सा फेवर्ड अटैक है? ऊपर वाला फेवर्ड अटैक है, ये वाला अटैक नहीं होगा। ठीक है। तीसरा केस, लेट इट हैपेंस एट द पैरा OH प्लस E पॉजिटिव। मान लो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे आए, ये पाई बॉन्ड को हम पैरा कार्बन तरफ तोड़ते, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को गेन करते ही इलेक्ट्रॉन जुड़ा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है और ये OH है। क्लियर? द सेकंड कैनोनिकल फॉर्म, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड को जैसे ही यहां लेकर आओगे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे जहां पर OH लगा हुआ है, और जहां OH का लोन पेयर उसको स्टेबलाइज कर देगा बैक बॉन्डिंग से। डेफिनेटली दिस अटैक। तो हम लोग ये इससे कंक्लूड करेंगे कि जो ग्रुप OH है इट इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर ग्रुप, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OH is a ortho and para group. OH is not a meta directing group. अगर फेनॉल का रिएक्शन होगा तो वो ऑर्थो प्रोडक्ट भी देगा और पैरा प्रोडक्ट भी देगा, लेकिन मेटा प्रोडक्ट नहीं देगा। इलेक्ट्रोफाइल कभी भी मेटा पे नहीं जाएगा, ऑर्थो पे जोड़ेंगे और प्लस दूसरा एक और प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग जोड़ देंगे पैरा पोजीशन पे। दो प्रोडक्ट मिलेगा। ये अलग बात है कि ऑर्थो बनेगा मेजर की पैरा बनेगा मेजर, वो अलग चीज है, रिएक्शन डिपेंडेंट। रिएक्शन पढ़ेंगे तब समझाएंगे। लेकिन अगर बेंजीन पे OH लगा हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला कहां जुड़ता है? ऑर्थो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। अब हम जनरलाइज कर रहे हैं। अब तुम खुद सोचो, ऐसा कोई भी ग्रुप, दिमाग लगाना है यहां पे, एनी ग्रुप which can show +M +H and +I, कोई भी ग्रुप इमेजिन कर जो कि +M शो कर सकता है या +H शो कर सकता है या +I शो कर सकता है, उसमें यही केस पाया जाएगा। होगा कि नहीं? क्योंकि ऑर्थो पैरा अटैक में पॉजिटिव चार्ज ठीक उस कार्बन पे पहुंच जाता है जहां पर ग्रुप जुड़ा हुआ है, और वहां से +I लग जाए या +H लग जाए या +M लग जाए, वो कार्बोकैटायन को तो स्टेबल करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा? देयरफॉर ऑल एक्टिवेटर्स आर ऑर्थो and para directing groups. कहने का मतलब, अगर बेंजीन पे लगा ग्रुप G अगर एक्टिवेटर है तो इसके सामने अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो हमें दो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो पे लगा हुआ E और पैरा पे लगा हुआ E। मेटा वाला नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आए? ऑल एक्टिवेटर्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सारे +M वाले, सारे +H वाले, सारे +I वाले, सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है। मान लो ये फेनॉल के बदले हम लगा देते NO2, तब क्या सीन रहता? खुद सोच कर देख। यहां से आप ये तो समझ चुके हो कि ऑर्थो और पैरा कार्बन पे जोड़ने से पॉजिटिव चार्ज ठीक उस कार्बन पे पहुंच जाता है जहां पहले से ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो वहां +M +H और +I तो कार्बोकैटायन को स्टेबल करेगा। अब तुम खुद सोचो कि यहां अगर हम ऑर्थो कार्बन पे अगर हम जोड़ दें, अगर हम ऑर्थो कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दें तो सिचुएशन कैसा बन जाएगा? यहां पॉजिटिव और यहां पे -M, हाईली अनस्टेबल। सिमिलरली पैरा पे भी हाईली अनस्टेबल, क्योंकि पैरा वाला भी सिचुएशन वही है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग कहेंगे
कि इसमें जो सबसे ज्यादा फेवरेबल अटैक जो होगा वो होगा मेटा पोजीशन पे। यहां इलेक्ट्रोफाइल, यहां पॉजिटिव, यहां NO2। ऐसे सिचुएशन में पॉजिटिव चार्ज पे माइनस आई तो हर जगह लग रहा है, लेकिन कम से कम ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे तो नहीं। ऑर्थो में हाईली अनस्टेबल, पैरा पे हाईली अनस्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल। ये अटैक फॉलो करता है। ऑल डीएक्टिवेटर्स ब्रैकेट में लिखना, विथ फ्यू एक्सेप्शंस। और ये एक्सेप्शंस लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि फ्यू एक्सेप्शंस। ऑल डीएक्टिवेटर्स विथ फ्यू एक्सेप्शंस आर मेटा डायरेक्टिंग। अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप G लगा हुआ है, G', और ये अगर डीएक्टिवेटर है, अगर इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा मेटा पोजीशन पर जाकर जुड़ता है। ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज मेटा प्रोडक्ट। तो सारे एक्टिवेटर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। लेकिन सारे डीएक्टिवेटर कुछ एक्सेप्शन के साथ हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और वो एक्सेप्शन क्यों आता है वो आप समझिए। देखो, जैसे मान लो हैलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि ये क्लोरोबेंजीन या Cl जो होता है वो वीकली डीएक्टिवेटिंग होता है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन का रेट बेंजीन के रिएक्शन के रेट से कम होगा। लेकिन अगर क्लोरोबेंजीन के सामने अगर इलेक्ट्रोफाइल और मान लो ऑर्थो अटैक हुआ, ऑर्थो अटैक, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ चुका, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, सीधे उस एटम पे आया जहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस केस में हैलोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर देता है। अगर ठीक उसी एटम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज जहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, वहां पर बैक बॉन्डिंग बहुत आसानी से हो जाएगा। बाकी जगह ये प्लस एम उतना आसानी से शो नहीं करता है जितना कि पॉजिटिव चार्ज के साथ बैक बॉन्डिंग शो करता है। देखो, ये कहना कोई भी प्लस एम वाला ग्रुप रहे तो ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ता है। ये रीजनिंग गलत है। रीजनिंग एक्चुअल ये है कि भाई ऐसा अटैक हमेशा फेवरेबल होता है जो कि पहले से जुड़ा ग्रुप कम से कम एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करे। ये स्टेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा? देयरफॉर ये डीएक्टिवेटर होते हुए भी all halogens are deactivator, all halogens are deactivator, but are ortho and para directing in nature. Ortho and para directing in nature. All halogens are deactivator, but they are ortho and para directing nature because of this reason. ऑर्थो पैरा पे अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज ठीक उस कार्बन पे आ जाएगा जहां पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, और हैलोजन उस वक्त अपना लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग से कार्बोकेटायन को स्टेबल कर देगा। क्लियर? लेकिन मेटा पे माइनस आई लगाता रहेगा, तो ऑर्थो पैरा वाला सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है मेटा वाले के कंपैरिजन में। इसलिए सारे हैलोजन डीएक्टिवेटर होने के बावजूद वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। In general, all weakly deactivating group are ortho and para directing। वीकली डीएक्टिवेटिंग किसको किसको बोले?
वीकली डीएक्टिवेटिंग बोले NO को, वीकली डीएक्टिवेटिंग बोले हैलोजन को, वीकली डीएक्टिवेटिंग बोला गया CH डबल बॉन्डेड CH NO2 को, NCH2 जो हम लिख रहे हैं वो CH डबल बॉन्डेड CH C डबल OH SO2H, ये सारे के सारे ग्रुप जो होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग इन नेचर होते हैं लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। फ्लोरीन, फ्लोरीन का तो प्लस एम या बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा रे हैं? फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग करा रहे हैं कि कार्बन पे करा रहे हैं? लिटिल नॉलेज वेरी डेंजरस थिंग। पढ़े हो ये? यहां पे बैक बॉन्डिंग कहां करा रहे हैं बेटा? किसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है? तो इतना सुन लिया हो कहीं कि फ्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। यहां हैलोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकैटायन के साथ। देखो ऑल तो यहां नहीं लिखो, सम लिख लो, क्या कि CH2Cl जो है वो तो शो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई लोन पेयर है ही नहीं या पाई बॉन्ड नहीं है। सम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, फॉर एग्जांपल दिस। अब इसका कारण समझो। यहां तो कारण समझ में आ रहा है, जो कारण हेलोजन में था वही कारण ये NO में है और वही कारण ये सल्फर वाला लोन पेयर के साथ भी है। अगर हम तुमसे पूछें जिन पे अगर CH डबल बॉन्डेड CH2 लगा हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा? ध्यान रहे, मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के केस में या तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाता है या ऑर्थो पैरा पे जाता है। तीनों जगह कहीं नहीं, कभी नहीं जाता। ठीक है, इस केस में ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा कि मेटा डायरेक्टिंग होगा? तो इसका आंसर हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से नहीं दे सकते। ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल, हर जगह कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा था? सेम कारण है। अगर हम इसको ऑर्थो पे अटैक कराए इलेक्ट्रोफाइल को तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया CH डबल बॉन्डेड CH2, पाई सिग्मा तुरंत होगा रेजोनेंस, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां चला जाएगा। तो रेजोनेंस के कारण ये पॉजिटिव चार्ज को ये ग्रुप क्या कर रहा है? स्टेबल कर रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। देयरफॉर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं स्टाइरीन। स्टाइरीन is a ortho and para directing group. Similarly, अगर बेंजीन पे CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू C डबल OH अगर सिन्नामिक एसिड के पास आया इलेक्ट्रोफाइल तो वो कौन सा डायरेक्टिंग होगा? सिन्नामिक एसिड के पास अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो कौन सा डायरेक्टिंग होगा? रूल याद रहे, प्रीवियसली ग्रुप सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करना चाहिए। सेम रीजन कि यहां पर अगर इलेक्ट्रोफाइल गया ऑर्थो पोजीशन पे, पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू C डबल OH, पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, पाई सिग्मा पॉजिटिव, रेजोनेंस से स्टेबल करेगा। ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सिनामिक एसिड भी ऑर्थो पैरा नेचर होता है। पाई बॉन्ड के बाद क्या लगा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं। पाई बॉन्ड अगर है और अगर वो पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर सकता है तो हम बोलेंगे कि ग्रुप सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो गया और तो पैरा डायरेक्टिंग हो गया। भले NO2 ही क्यों ना लगा रहे। मान लो बेंजीन पे CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू NO2 और इलेक्ट्रोफाइल आया, कहां जाकर जुड़ेगा? ऑर्थो पे जोड़ के देखो। ऑर्थो पे अगर हम जोड़कर रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहां है, CH डबल बॉन्डेड CH बॉन्डेड टू NO2 यहां है। देखने में आपको लगेगा कि अरे NO2 तो -I और -M कर रहा है, लेकिन ये पाई बॉन्ड तो पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में है ना। पाई सिग्मा पॉजिटिव तुरंत करेगा रेजोनेंस। देयरफॉर दिस इज आल्सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। स्टाइरीन हो, सिनामिक एसिड हो
या ये मॉलिक्यूल हो, बेंजीन पे N डबल बॉन्डेड NH लगा हुआ रहे प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बेंजीन पे बेंजीन लगा दिए, इलेक्ट्रोफाइल आया, कहां जाकर जुड़ेगा? कहां जाकर जुड़ेगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन। ऑर्थो पे अभी रिपल्सन हम पढ़ा ही नहीं रहे, हम तो डायरेक्टिविटी पढ़ा रहे। कहां जाएगा इलेक्ट्रोफाइल? और क्योंकि ये जो केस है और ये वाला जो केस है वो सेम है। यहां पॉजिटिव बनाए और यहां पर पाई बॉन्ड अवेलेबल है, पाई बॉन्ड तुरंत उसको स्टेबल कर देगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा। इवन बेंजीन पे अगर हम नाइट्रो बेंजीन लगा दें, इलेक्ट्रोफाइल, पहला चीज यहां तो दोनों रिंग आइडेंटिकल था बेटा, किसी के ऑर्थो पे जोड़ दे इलेक्ट्रोफाइल। यहां तो दोनों रिंग आइडेंटिकल नहीं है। सबसे पहले तो यह डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा रिंग में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। नाइट्रो लगे के कारण ये डीएक्टिवेट हो गया रिंग, लेकिन ये डीएक्टिवेट नहीं हुआ है तो इलेक्ट्रोफाइल नीचे वाले रिंग पे जुड़ेगा। कहां? ये डबल बॉन्ड होने के कारण अगेन पाई बॉन्ड के आगे क्या जुड़ा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर पाई बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में तो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये जितने एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। हैलोजन के अलावा भी कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो देखने में लगता है कि डीएक्टिवेटिंग है, मेटा होना चाहिए था, लेकिन होता है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर? चार सवाल है इसमें, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन कौन से पोजीशन पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। बताइए पहले में। ऑब्वियसली इसी रिंग में जुड़ेगा क्योंकि बेंजीन रिंग यही है, यहां मत जोड़ देना। तो इस रिंग से डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या शो करेगा? एक तरह से एक्टिवेटर लगा हुआ है और एक्टिवेटर के हिसाब, इस एक्टिवेटर के हिसाब से ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो है लेकिन ऑक्यूपाइड। क्या यहां इलेक्ट्रोफाइल लाके जोड़ दोगे? बेंजीन को 5 वैलेंसी दे दोगे? ऑक्यूपाइड है तो छोड़ दो। ये ऑर्थो हो गया और ये वाला क्या हो गया? पैरा। तो हमें 2 पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेगा। मेजर कौन मिलेगा वो बात की बात है। हमें कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे? 2। एक मैं सिर्फ ड्रॉ कर दे रहा हूं, बाकी में सिर्फ हम पॉइंट्स बता देंगे आपको कि कहां कहां जुड़ना है। एक तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा और दूसरा आंसर जो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा। वी विल गेट 2 पॉसिबल प्रोडक्ट्स। देखो तो तुम्हारे चलते क्या क्या हो रहा है। आगे अगला ये पोजीशन को सिर्फ इंटरचेंज किए। अब ये रिंग के साथ डायरेक्टली कौन सा ग्रुप जुड़ गया? सी डबल बॉन्डेड ओ। सी डबल बॉन्डेड ओ क्या शो करेगा? -N।
डीएक्टिवेटर के हिसाब से ये ग्रुप है यहां पर, तो यहां लगेगा मेटा और ये पोजीशन है मेटा। समझ में आ रहा है? ये दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़े। अगले में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन से रिंग में जाएगा, लेफ्ट की राइट? पहले तो ये डिसाइड करना है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन से रिंग में जाएगा, लेफ्ट की राइट? तो लेफ्ट वाले रिंग में लग रहा है प्लस एन, और ये सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा होने के कारण राइट वाले में लग रहा है माइनस एन। एक्टिवेटेड रिंग, डीएक्टिवेटेड रिंग, कौन सा रिंग का रिएक्टिविटी ज्यादा, इसका ज्यादा। यहां आके जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल को। पिछले क्लास में तो डिसाइड कर रहे थे बेंजीन और नैप्थलीन दोनों, बेंजीन और पिरिडीन का रिंग में किसका रिंग में जाएगा। वैसे ही ये एक्टिवेटेड रिंग है, यहीं पर जोड़ेंगे। कहां जोड़ेंगे? तो चूंकि एक्टिवेटर लगा हुआ है ऑर्थो पैरा, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा। ये दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रोफाइल एक साथ दो मत जोड़ देना, एक बार ये जोड़ना प्लस एक बार यहां जोड़ना। अगले में लेफ्ट वाला रिंग की राइट वाला रिंग, यहां ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या शो कर रहा है इसके साथ, प्लस एन। ये क्या शो कर रहा है, माइनस। डीएक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड के हिसाब से ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। डायरेक्टिविटी इन अ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डायरेक्टिविटी इन अ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। बेंजीन पे पहले से ही दो ग्रुप जुड़ा हुआ है, मान लो एक्स और वाई जुड़ा हुआ है, तब आया इलेक्ट्रोफाइल, तो इस इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजना है, ये केस डिस्कस कर रहा है। बेंजीन पे पहले एक जुड़ा हुआ था, तो या तो ऑर्थोपैरा अटैक या तो मेटा अटैक, वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो हम लोग पहले पढ़े। बेंजीन पे अगर दो दो ग्रुप अगर पहले से जुड़ा हुआ है, तब हम लोग कहां इलेक्ट्रोफाइल को भेजेंगे, किसके हिसाब से भेजेंगे और कैसे भेजेंगे। तो बेटा इसमें तीन केस बनेगा, है ना। पहला केस में बोलेंगे बोथ ऑफ देम आर एक्टिवेटर, दूसरा केस वन इज एक्टिवेटर अनदर इज डीएक्टिवेटर, और तीसरा केस बोथ ऑफ देम आर डीएक्टिवेटर। केस वन, इफ बोथ एक्स एंड वाई आर एक्टिवेटर, दोनों एक्टिवेटर है, नोट करो। If both X and Y are activator, note कीजिए, then the incoming electrophile is directed to, then the incoming electrophile is directed to the ortho and para with respect to, if both of them are activator, then the incoming electrophile, आने वाला electrophile, incoming electrophile will be directed to ortho and para position, ortho and para position with respect to the strong activator, with respect to the strong activator। X और Y में जो सबसे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होगा उसके हिसाब से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ेगा। बहुत सिंपल सा कारण है, आप थोड़ा सा रिकॉल करो, जब ग्रुप के हिसाब से जब ऑर्थो पे अटैक होता था तो पॉजिटिव चार्ज ठीक उसी कार्बन पे आ जाता था जहां ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो ऑब्वियसली अगर मान लो ये एक्स स्ट्रांग है और वाई वीक है, तो अगर वाई के हिसाब से अगर ऑर्थो पे अगर लगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज वाई वाले कार्बन पे आएगा। अगर हम एक्स के हिसाब से ऑर्थो पे अगर लगाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज एक्स वाले कार्बन पे आएगा। कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? एक्स वाला, क्योंकि इसका प्लस एम ऑफ वाई से, इसलिए तो वो स्ट्रांग है। एनीवे जो स्ट्रांग है वही पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा करेगा, इसलिए स्ट्रांग के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। मान ले बेंजीन पे लगा है OH और एक लगा है CH3, CH3 भी एक्टिवेटर है, OH भी एक्टिवेटर है। अगर आया इलेक्ट्रोफाइल तो हम लोग दो प्रोडक्ट
OH के हिसाब से ये ऑर्थो हो गया, ये पैरा हो गया। एक ऑर्थो तो ऑक्यूपाइड है, उसको छोड़ दो जैसे था वैसे ही। तो OH CH3 और यहां पर E जोड़ देंगे और दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट बना देंगे OH CH3 एंड E। ओके, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम इसी मॉलिक्यूल का अगर हम दूसरा फॉर्म देखें, OH और CH3 है लेकिन मेटा टू ईच अदर है, और इलेक्ट्रोफाइल इनकमिंग आया, देन हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट? तो OH ही डायरेक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, क्योंकि ये प्लस M वाला है, ये प्लस H वाला है। प्लस M इज ग्रेटर देन प्लस H, तो OH के हिसाब से ये 2 ऑर्थो हो गए और ये पैरा हो गए। फर्स्ट पॉसिबिलिटी OH CH3E प्लस H E प्लस OH CH3 और E लग गया इस पोजीशन पे। कितने पॉसिबल प्रोडक्ट मिले? 3। और अगर OH और CH3 पैरा टू ईच अदर होते और इलेक्ट्रोफाइल आता, तो OH के हिसाब से ही इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। OH के हिसाब से पैरा तो ऑक्यूपाइड है, 2 ऑर्थो है लेकिन दोनों आइडेंटिकल ऑर्थो है। दोनों आइडेंटिकल ऑर्थो होने के कारण इधर जोड़ दे या इधर जोड़ दे, बात बराबर ही है ना। अब ये तीनों दिखाने का मेरा ये मकसद है, देख लो कभी कभी सवाल में ये पता चल जाता है कि अरे बेंजीन पे एक OH और एक CH3 तो पक्का है, लेकिन कहां कहां है? ऑर्थो भी हो सकता है, मेटा भी हो सकता है, पैरा भी हो सकता है। तो सवाल के एंड में जरूर एक हिंट दिया होगा कि द मॉलिक्यूल A कैन गिव 3 पॉसिबल प्रोडक्ट ऑन हैलोजनेशन। तो जहां 3 देखे OH और CH3 को मेटा पे लगा देंगे। ओनली 1 पॉसिबल प्रोडक्ट ऑन नाइट्रेशन, ओनली 1 पॉसिबल प्रोडक्ट मतलब कि पैरा टू ईच, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट ऑन नाइट्रेशन या सल्फोनेशन। समझ में आ रहा है? तो 2, 3 और 1 उस सेंस में आपको हेल्प करेगा कि पता करने के लिए कि आखिर वो ऑर्थो टू ईच अदर है कि मेटा टू ईच अदर है कि पैरा टू ईच अदर है। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट आपको सवाल के एंड में दिया हुआ रहेगा। क्लियर? केस 2, if one is activator and another is a deactivator, if one is activator, another is deactivator, the incoming electrophile will be directed. Copy करो, case 1 copy करो पूरा। If one is activator, another is deactivator, then the incoming electrophile goes to ortho and para with respect to activator. Then the incoming electrophile goes to ortho and para with respect to activator. Goes to ortho and para with respect to activator. तो एक्टिवेटर ही प्लस M या प्लस H वाला होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे अगर जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल को तो पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे जाएगा जहां पर एक्टिवेटर जुड़ा हुआ है और हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो इस केस में भी एक्टिवेटर ही डिसाइड करता है, एक्टिवेटर के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेज देना। जैसे मान लो एक कार्बन पे OH लगा है और इधर CHO लगा है, सैलिसल्डिहाइड, कौन से रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनता था? रेमर-टीमन रिएक्शन। सैलिसल्डिहाइड के सामने आया इलेक्ट्रोफाइल, डीएक्टिवेटर है, -M वाला है, +M वाला है, इसके हिसाब से सेम आएगा आंसर। समझ में आ रहा? तो यहां पर मिलेगा OH ECHO प्लस OH CHO E, 2 पॉसिबल प्रोडक्ट। ध्यान रहे, अगर मेटा आइसोमर रहा और इलेक्ट्रोफाइल आया तो 3 पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर पैरा आइसोमर रहा और इलेक्ट्रोफाइल आया तो हमें फिर से 1 पॉसिबल प्रोडक्ट। सेम केस है पहले वाला ही, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के मामला में सेम केस है ना? इफ बोथ ऑफ देम आर डीएक्टिवेटर,
केस 3, if both are deactivators। देखो, जब रिंग में दो डीएक्टिवेटर लग गए तो रिंग का रिएक्टिविटी बहुत ही कम हो जाएगा। नाइट्रो अकेला ही रिएक्टिविटी इतना खत्म कर देता है कि बहुत जगह नाइट्रोबेंजीन रिएक्शन शो करता ही नहीं है, हम लोग देखेंगे। तो दो एक्टिवेटर मिलकर रिएक्शन का रेट बहुत कम कर देगा, यील्ड बहुत पुअर मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा उसी की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं कि जो भी जितना भी क्वांटिटी में मिले तो वो किस हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगा। तो इन दिस केस द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू द मेटा विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू द मेटा पोजिशन। द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू द मेटा पोजिशन। The incoming electrophile will go to the meta position with respect to strong deactivator। Strong deactivator के हिसाब से मेटा पोजीशन पे भेजना है। जैसे मान लो यहां लगा दिए हम एक से NO2 और इधर लगा दिए हम CHO और आया इलेक्ट्रोफाइल, बहुत पुअर यील्ड मिलने वाला है, लेकिन फिर भी समझना, पाई बॉन्ड बना के हम बता रहे क्यों ऐसा रूल बनाया गया। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो विथ रेस्पेक्ट टू वीक अगर लगाते उसको -m वीक -m लगता, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग कर देते, यहां क्या रह जाता, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग है, -m इसका ज्यादा है। तो तुम खुद बता दो ऐसे ही कि ऑर्थो विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग ज्यादा फेवरेबल है कि ऑर्थो विथ रेस्पेक्ट टू वीक ज्यादा फेवरेबल है। ऑब्वियसली ऑर्थो विथ रेस्पेक्ट टू वीक। ऑर्थो बोले या पैरा बोल, कंडीशन वही है कि पॉजिटिव चार्ज पहुंचेगा उसी कार्बन पे जहां ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फेवरेबल कंडीशन है ऑर्थो पैरा विथ रेस्पेक्ट टू वीक, या इनडायरेक्टली बोलो मेटा विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि यहां ऑर्थो और पैरा अगर अटैक हुआ तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसका -m स्ट्रॉन्गेस्ट। इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर के हिसाब से मेटा पे लगाओ, ताकि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आए ही नहीं जहां पे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। मेटा, इसके हिसाब से मेटा, ये दोनों पोजीशन, दो पॉसिबल प्रोडक्ट NO2CHOE प्लस NO2CHO और यहां पर लगाए E। अगर मान लो ये दोनों ही आपस में अगर मेटा आइसोमर में होते तो ध्यान देना, NO2 भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर है, इसी के हिसाब से मेटा पे भेजना है। इसका एक मेटा तो ऑक्यूपाइड है और एक मेटा खाली है। ओनली वन पॉसिबल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? यहां नंबर थोड़ा चेंज करेगा। इससे पहले दो केस में नंबर 2, 3 और 1 था, 2, 3 और 1 था, यहां नंबर आ जाएगा 2, 1, 1। अगर ये दोनों आपस में पैरा पोजीशन टू ईच अदर होते प्लस इलेक्ट्रोफाइल, तो NO2 के हिसाब से मेटा पोजीशन 2 है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, इसलिए अगेन वन पॉसिबल प्रोडक्ट। 2, 1, 1 दोनों डीएक्टिवेटर है, तब लगता है। Arrange the following in the rate of AES.
ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में अलग टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता नहीं आपके ट्यूटोरियल शीट में है कि नहीं है, लेकिन फिर भी ये जान लो आप। मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाले में तो आपको रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना होता है ना। अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उसका रेट ज्यादा, जहां कम वहां रेट कम। लेकिन यहां तो रिंग में आप देखोगे कि दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, बस ऑर्थो मेटा पैरा। मान लो यही सवाल है, रिंग में एक मिथाइल और एक सीएन, यहां भी रिंग में एक मिथाइल और एक सीएन, यहां भी रिंग में एक मिथाइल और एक सीएन, तो तीनों रिंग का डेंसिटी तो बराबर होगा, नहीं होगा क्या? CH3 अपना अलग से +H कर रहा है और साइनाइड अपना अलग से -M कर रहा है, तीनों जगह चल रहा है भाई। तो इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ने का रेट जहां कहां ज्यादा कहां कम, तो ध्यान रखना इसमें दो फैक्टर मैटर करता है। पहला फैक्टर, अगर किसी पोजीशन को दोनों ग्रुप सपोर्ट कर दिया वहां रेट मैक्सिमम। अगर किसी पोजीशन को दोनों ग्रुप सपोर्ट कर दिया तो वो केस जो होगा वो मैक्सिमम रेट वाला होगा, क्योंकि दोनों मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हो जाए कि एक ग्रुप सपोर्ट कर रहा है लेकिन एक ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहा। सपोर्ट करना मतलब एक के हिसाब से ऑर्थो होना चाहिए, दूसरे के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जाना चाहिए, और ऑर्थो और मेटा दोनों सेम पोजीशन नहीं है, मतलब एक सपोर्ट कर रहा है और एक सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम लोग देखेंगे हिंड्रेंस। ऑर्थो पोजीशन इज द मैक्सिमम हिंडर्ड पोजीशन। जहां हिंड्रेंस ज्यादा है उसको कंसिडर नहीं करना है, जहां हिंड्रेंस कम है उसको कंसिडर करना है। हम एक सॉल्व करके दिखा रहे हैं, देखो तीनों को अरेंज करना है ES के रेट में। दो मिथाइल लगा हुआ है, ऑब्वियसली कोई ना कोई एक मिथाइल ही डायरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। मिथाइल क्या एक्टिवेटर है, बोथ ऑफ द एक्टिवेटर्स आर आइडेंटिकल, किसी के एक के हिसाब से ऑर्थो और पैरा पे जाएगा। पैरा ऑक्यूपाइड है, ऐसे हाईलाइट कर लिए कि इसके हिसाब से ऑर्थो पे जाएगा, या इसके हिसाब से ऑर्थो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसके हिसाब से जो ऑर्थो है वो इसके हिसाब से मेटा है, क्या ये मेटा पे भेजना चाहेगा? तो ये केस बन गया कि एक सपोर्ट कर रहा है लेकिन दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा बात? अगले में चल, इसके हिसाब से ये ऑर्थो है और ये पैरा है, तो बेटा इसके हिसाब से भी यही ऑर्थो है और ये पैरा है, तो दोनों मिल के सपोर्ट कर रहे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना। क्लियर? दोनों मिल के सपोर्ट करना माने दोनों मिल के सिग्मा कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा। यहां पे एक स्टेबलाइज करेगा और एक स्टेबलाइज नहीं करेगा, यही मतलब है। तो जो दो मिल के स्टेबलाइज कर दिया उसका रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, 2 विल बी ग्रेटर देन। अब यहां देख ले, मान ले इसके हिसाब से ये और ये पैरा है, लेकिन इसके हिसाब से वो मेटा है। ये भी केस हो गया कि एक सपोर्ट कर रहा है और एक सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये सबसे ज्यादा रेट का हुआ 2, और 1 और 3 में वी विल गो फॉर हिंड्रेंस। इट इज हाईली हिंडर्ड पोजीशन। ऑर्थो पे ग्रुप है, तू खुद सोच के देख इसके बारे में, इसको भूल जा, ये कंपेयर कर, ये वाला पोजीशन कंपेयर करो। क्या यहां हिंड्रेंस है? नहीं है। यहां हिंड्रेंस है 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 1। फटाफट आंसर लिखो जल्दी। अगले में एक एक्टिवेटर है और एक डीएक्टिवेटर है, तो एक्टिवेटर ही डिसाइड करता है ना, तो एक्टिवेटर के हिसाब से ही पोजीशन पकड़ना। पैरा ऑक्यूपाइड, एक ऑर्थो, तो जैसे ही हम एक ऑर्थो पे हाईलाइट किए तो एक्टिवेटर के हिसाब से ऑर्थो बिल्कुल सही है और डीएक्टिवेटर के हिसाब से मेटा, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर दिए। अगले में CH3 के हिसाब से ये पोजीशन हो गया, या ये पोजीशन हो गया, या ये पोजीशन हुआ ना। साइनाइड के हिसाब से ऑर्थो और पैरा हो गया, माने एक सपोर्ट कर रहा है दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा। इसके हिसाब से ये पोजीशन हो गया और ये पोजीशन हो गया, तो CH3 के हिसाब से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, क्योंकि एक्टिवेटर ही डिसाइड करता है।
और साइनाइड के हिसाब से क्या हो गया, मेटा। तो यहां पर भी दोनों सपोर्ट कर रहा है, यहां पर भी दोनों सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें एक सपोर्ट कर रहा है और एक सपोर्ट नहीं कर रहा है। लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। ये बात समझ में आया। अब 1 और 2 में जब दोनों सपोर्ट कर दिए तो हिंड्रेंस, यहां एक ही पोजीशन है, यहां पर लीस्ट हिंडर्ड पोजीशन कौन सा है, ये वाला। यहां हिंड्रेंस है ही नहीं, इसलिए 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट NH4 CH3, कौन डायरेक्ट करेगा बेटा, CH3 की NH4? क्यों? एक सेकंड, खड़े हो जाओ। हाँ, प्लस एम इफेक्ट किसका लग रहा है, और CH3 का प्लस H। बैठ जाओ। तो यहां डायरेक्ट कौन करेगा, NH4। इसके हिसाब से ऑर्थो पैरा, ऑर्थो दोनों आइडेंटिकल, पैरा ऑक्यूपाइड, एकमात्र पोजीशन। अब हम लोग यहां देख रहे हैं NH4 तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मिथाइल सपोर्ट नहीं कर रहा। अगले में NH4 के हिसाब से ऑर्थो और उसके हिसाब से पैरा, मिथाइल के हिसाब से भी ऑर्थो और मिथाइल के हिसाब से पैरा। बोथ ऑफ देम आर सपोर्टिंग ईच अदर। यहां पर ऑर्थो और ये हुआ पैरा NH4 के हिसाब से, लेकिन मिथाइल के हिसाब से क्या हो गया, आंसर 2 ग्रेटर देन। अब लीस्ट हिंडर्ड, ये वाला पोजीशन। समझ में आया ये सवाल? तो यहां आपका कंप्लीट होता है बेसिक ऑफ एरोमेटिक केमिस्ट्री। ये सब बेसिक था, डायरेक्टिविटी, आगे लिखो रिएक्शंस। पहला रिएक्शन हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, एक लाइन में रिएक्शन। बेंजीन व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ X2/FeX3, या लिखा रहेगा X2/Fe heat, halobenzene is obtained. Reagent X2/FeX3 या X2/Fe heat। तो बेसिकली ये दोनों रिएजेंट बिल्कुल सेम है, क्योंकि यहां क्या होता है कि X2 और Fe के बीच में रिएक्शन होने के बाद FeX3 जनरेट हो जाता है, और FeX3 जनरेट हुआ तो वही होगा जो यहां हो, बेंजीन मिल जाता है। तो कभी कभी X2FeX3 लिखा रहता है, या कि X2Fe, दोनों सेम रिएजेंट। यहां ध्यान रखना, दिस X शुड नॉट बी इक्वल टू F, बिकॉज वी गेट undesired product, because we get undesired product due to high reactivity, of F plus, due to high reactivity of F plus, due to high reactivity of F plus, इसलिए फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये तरीका सही नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे फ्लोरोबेंजीन बनाने का बेस्ट तरीका क्या है। खैर, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाना इस मेथड से। खैर, बेंजीन को जब हम लोग Cl2/FeCl3 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन। बेंजीन को जब हम लोग Br2/FeBr3 के साथ ट्रीट करते हैं हमें मिलता है ब्रोमोबेंजीन। बेंजीन को जब हम लोग आयोडीन/FeI3 के साथ ट्रीट करते हैं हमें मिलता है आयोडोबेंजीन। कि जैसे जैसे CRI की तरफ हम लोग जाते हैं रिवर्सिबिलिटी बढ़ता है रिएक्शन का, एंड आयोडीनेशन बिकम्स रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोडीनेशन बिकम्स रिवर्सिबल प्रोसेस। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल इन नेचर। ओके, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल।
हैलोजन को जब हम लोग FeX3 के साथ लेते हैं, FeX3 बेसिकली लिविस एसिड है। तो लिविस एसिड क्या करता है कि हैलोजन का लोन पेयर अब्स्ट्रैक्ट करता है। अब्स्ट्रैक्ट करने पे हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज FeX3 माइनस, ये हैलोजन का पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड पेयर को खींचता है और ये ब्रेक कर जाता है। ये मिल जाएगा FeX4 माइनस प्लस हैलोजन विथ पॉजिटिव, और उसके बाद बेंजीन या बेंजीनॉइड हैलोजन पॉजिटिव के साथ शो करता है AES एंड अल्टीमेटली वी गेट हैलोबेंजीन। सीधे लिखे AES, और AES आपको पता है पहले X प्लस जुड़ेगा RDS और उसके बाद एक H प्लस निकल जाएगा। चलो मैं यहां एक बना ही देते हैं। सबसे पहले तो आरएनएम आयन मिला, H है, X है, और उसके बाद FeX4 माइनस का X माइनस यहां से एक H प्लस निकाल लेता है और हमें मिलता है हैलोबेंजीन प्लस HX, हैलोबेंजीन प्लस HX। So whenever benzene or benzenoid is treated with halogen in Fe heat or halogen along with FeX3, halobenzene is obtained. क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। लेकिन आयोडोबेंजीन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है बनना। आयोडीन का बनना रिवर्सिबल प्रोसेस, आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों काम एक साथ कर बेटा, दोनों काम एक साथ करना सीख। देखो इधर स्पेशली नेशन आयोडीन में और बेंजीनॉइड को जब लेते हैं हम लोग I2/FeI3 के साथ, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये बन जाता है आयोडोबेंजीन प्लस HI। जैसे HX निकला था, इस केस में क्या निकलेगा HI। HI अपने आप में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल इसलिए भी होता है कि HI आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करके बेंजीन प्लस आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। HI आयोडोबेंजीन को रिड्यूस कर देता है बेंजीन में, प्लस आयोडीन लिबरेट हो जाता है। अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी F प्लस का सबसे ज्यादा, देन Cl प्लस, देन Br प्लस एंड देन I प्लस। I प्लस का रिएक्टिविटी बोलो या इलेक्ट्रोफिलिसिटी बोलो, इलेक्ट्रोफिलिसिटी I प्लस का मिनिमम होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी? इलेक्ट्रॉन गेन करना। अरे ये कहीं जाकर बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ही तो बॉन्ड बनाएगा। जितना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? चूंकि I प्लस का रिएक्टिविटी या इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत कम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी कम है। जहां भी ये बॉन्ड बनाएगा वो बहुत ही वीक बॉन्ड बनाएगा। होता क्या है कि बेंजीन के सामने आया I प्लस, तो पहला स्टेप RDS, जिसमें I जुड़ के आर्रेनियम आयन बनाया। लेकिन जिस रेट से ये बेंजीन के कार्बन के साथ जुड़ा, उस रेट से ये निकल भी सकता है। अगर I प्लस निकल गया तो वापस बेंजीन मिल जाएगा। पहला स्टेप रिवर्सिबल। सेकंड स्टेप also becomes reversible। सेकंड स्टेप भी रिवर्सिबल। कैसे? कि अब आया FeI4 माइनस, जो FeX4 लिखे हैं, FeI4 माइनस, यहां से I माइनस, यहां से H प्लस हटाएगा। I माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? HI एसिड। तो I माइनस इज वीकेस्ट बेस। दिस रिएक्शन विल बी अ वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन। वीक एसिड वीक बेस का रिएक्शन क्या होता है? हाईली रिवर्सिबल इन नेचर, है कि नहीं? इसलिए रिवर्सिबल हो गया। ये बन जाएगा HI प्लस
HI+ आयोडोबेंजीन। लेकिन चूंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए ये इसके साथ रिड्यूस H+ आकर पाई बॉन्ड के साथ जुड़ भी जाएगा, ये बन भी जाएगा, इसलिए ये स्टेप क्या हो गया, रिवर्सिबल, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस कर गया। दोनों स्टेप रिवर्सिबल होता है आयोडीनेशन में, इसलिए ओवरऑल आयोडीनेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये बात समझ में आ रहा? रिवर्सिबल होने के कारण हम लोग को यील्ड जो मिलेगा वो बहुत ही पुअर मिलेगा, यील्ड जो मिलेगा वो बहुत ही पुअर मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखो, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि एईएस का मैकेनिज्म में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन इस केस में ध्यान दो, अगर यहां से H+ निकलने में देर हो गया तो ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर ये एक्यूमुलेट हो गया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। अगर बैकवर्ड चला गया तो आरडीएस घट जाएगा, आरडीएस घटा तो रेट घटा। बोलेंगे ना? क्यों देर हो सकता है? क्योंकि अगर H के बदले D आया या H के बदले T आया तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा और उसके निकलने का टेंडेंसी क्या है, कम। तो अगर ये फास्ट स्टेप होता, फास्ट नहीं इरिवर्सिबल स्टेप अगर ये होता तो तुरंत रिएक्शन आगे, रिवर्सिबल होता तो तुरंत ये रिएक्शन आगे बढ़ जाता। चूंकि ये रिवर्सिबल इन नेचर है, कभी टेंडेंसी है यहां से H+ अगर नहीं निकलता है फास्ट, यहां से H+ अगर नहीं निकलता है फास्ट तो ये चला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? क्लियर है? तो H के बदले D आएगा या T आएगा तो रेट में फर्क पड़ेगा। आयोडीनेशन शोज काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H। कहने का मतलब C6H6+ I+ रेट 1, C6D6+ I positive rate 2, rate 1 will be greater than rate 2, rate 1 will be greater than rate 2, rate 1 will be greater। हाइड्रोजन के आइसोटोप के वजह से अगर रेट में फर्क आया तो उसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ध्यान रहे, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में ये इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर इरिवर्सिबल, बट आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, इसलिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑफ H ऑब्जर्व होता है। खैर, एक लाइन में रिएक्शन, बेंजीन हैलोजन Fe(X3) हैलोबेंजीन। क्लियर? अगले क्लास में। थैंक यू ऑल।